हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिससे हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर लिक्विडेशन। मैंने आपको पिछले बार ही कहा था कि लिक्विडेशन में दो टाइप के सम्स हैं। एक रिसीव पेमेंट जो आप बताते हो वही, अब इसको लिखने का तरीका बदलने वाला है। अभी तक आप जब बना रहे थे रिसीव पेमेंट, वो जो था वो टी फॉर्मेट ऐसा था। अब हम वर्टिकल फॉर्मेट में देखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो जाएगा। ये सारे सम्स आपके हो चुके हैं जहां तक मुझे ध्यान में, इतने सम्स हमने लिक्विडेशन में कर दिए। चल फ्लिकर हो रहा है बेटा, देख जरा। सो अब अगर आपको याद हो तो सबसे पहला काम हम एसेट्स बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ए। लिस्ट ए स्टैंड्स फॉर असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। वो असेट जो प्लेज नहीं, उनको बेचो। इंक्लूड द असेट्स एट वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। इंक्लूड्स कॉज इन अरियर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। डू नॉट इंक्लूड अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब जब भी आप असेट्स बेच रहे हो तो इसके अंदर जो भी प्लेज वाले नहीं है वो सारे असेट बिकेंगे। इवन इसके अंदर जो कॉल इन अरियर का पैसा मिल रहा है ना, वो भी हम असेट्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। जो भी कॉल इन अरियर का पैसा जो नहीं मिला था वो मिलने वाला है, तो आप इसके अंदर लिस्ट ए के अंदर डालते हो। मतलब सबसे पहला काम असेट बेचना होता है, तो असेट बेच के पैसा कलेक्ट कर सकते हो, और जो कॉल इन अरियर का भी पैसा अगर मिल रहा है तो वो भी आप असेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। वो है लिस्ट ए। फिर आता है लिस्ट बी, स्पेसिफिकली प्लेज वाले, क्योंकि क्लियर बोला है असेट बेचो, लेकिन जो असेट बेच के प्लेज वाले उनको पे करना है। तो लिस्ट बी स्टैंड्स फॉर असेट स्पेसिफिकली प्लेज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज फिल इन द ब्लैंक में आता है लिस्ट बी स्टैंड्स फॉर डैश स्पेसिफिकली प्लेज असेट। लिस्ट ए स्टैंड्स फॉर असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। और यही सीक्वेंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एन एच। यही सीक्वेंस में भी लिक्विडेशन का पेमेंट होता है और असेट रियलाइज होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर है, इसके बाद लिक्विडेशन खत्म हो जाएगा। फिर हमारा कोई एफए का अमालगमेशन या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो भी रहेगा वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, अब एसेट नॉट प्लेज तो समझ में आ गया। प्लेज वाले आपको मालूम है प्लेज वाले का क्या करते हो। उसके बाद सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डी डिबेंचर्स या सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड चीजें, ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जी इक्विटी शेयर होल्डर, एंड एच अगर कुछ सरप्लस बच गया तो। ये लिस्ट है और ये उससे रिलेटेड चीजें दी गई है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सम में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 192 पे क्वेश्चन नंबर 30। उसमें और इसमें फर्क क्या है? A Limited is to be liquidated. The summarized balance sheet is given to you. बराबर है। उसके अलावा on investigation is found that the contingent liability for the certain develop दिया गया है, dynamic building दिया है। Taking the above into account, prepare statement of affairs. उधर भी अगर आप देखोगे तो उधर भी ये बोला जाएगा, बट वहां पे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोला जाता है और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जा रहा है। बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये है, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट है और ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। तो इससे आपको पहचान आ जाएगा, अरे लिक्विडेटर का बोला है तो जो टी फॉर्मेट में बनाते थे वैसा बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोला है तो ऐसा बनाएंगे। कुछ डरने जैसा नहीं है, कुछ बायहाट करने जैसा नहीं है, सब अपने आप होएगा। सबसे पहला ए असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, जो भी है उसका लिस्ट और टोटल करेंगे। बी असेट स्पेसिफिकली प्लेज, और इधर ये कॉलम बनाया वैसे ही कॉलम। सबसे पहला है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। याद करो हम रियलाइजेबल वैल्यू में से माइनस करते थे। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनका अमाउंट या तो बच जाएगा या तो नहीं बचेगा। डेफिशिएंसी आएगा या तो सरप्लस आएगा। डेफिशिएंसी आता है तो याद करो एक सम मैंने करवाया था, 5 लाख का क्रेडिटर्स था, 3 लाख बीसी दिया था, 2 लाख 30 कुछ बच गया था, वो हमने अनसिक्योर्ड में डाल दिया था।
तो अगर कुछ डेफिशिएंसी आता है तो इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और सरप्लस आता है तो वो अपने कैश में ऐड हो जाता है, इफ यू रिमेंबर। तो इधर भी ऐसी होगा, जो भी असेट्स है उसका टोटल लेंगे, प्लेज वाले का अमाउंट इतना, कितना पे करना है वो इधर लिखेंगे, माइनस करेंगे तो डेफिशिएंसी या तो सरप्लस आएगा, डेफिशिएंसी आएगा तो उसे अनसिक्योर्ड में डालेंगे, सरप्लस आएगा तो इसे में ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा रिसिप्ट। जीएल ग्रॉस लायबिलिटी, जो भी ग्रॉस लायबिलिटीज का सीक्वेंस है, पहला सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, डिबेंचर्स, सिक्योर्ड के अंदर डिबेंचर्स आ जाएगा, अनसिक्योर्ड उसके बाद जो भी है। तो इधर उनकी लायबिलिटीज का अमाउंट लिखना है। अभी एक्चुअली में यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लिस्ट बी लिखा है, ये है स्पेसिफिकली प्लेज लायबिलिटी, क्योंकि वो भी एक तरह का लायबिलिटीज है। फिर है प्रेफरेंशियल, फिर है सिक्योर्ड और फिर है अनसिक्योर्ड, मतलब लायबिलिटीज का सीक्वेंस है। देखो ये लिस्ट बी है, लिस्ट सी डी है और ये ई है। अगर ध्यान दोगे तो जो लिस्ट बी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, लिस्ट बी किस चीज का था, प्लेज वाला, फिर सी है प्रेफरेंशियल और डी है सिक्योर्ड। तो ये वही चीज है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है? ओके, चलिए फिर सम की तरफ जाते। लायबिलिटीज, असेट, contingent liabilities. On investigation, it is found that the contingent liabilities are certain to be developed and that the assets are likely to be realized as follow. लैंड एंड बिल्डिंग का 22 लाख रुपया मिला, फिक्स असेट का 36 लाख, करंट असेट का 70 लाख। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग की बात करोगे तो उसे हमने सिक्योर्ड करके रखा है, किस चीज से, डिबेंचर से। द क्लियरली बोला है, मतलब वो प्लेज वाली लायबिलिटीज हो गई। तो कौन से असेट स्पेसिफिकली में आ जाएंगे, अदर फिक्स असेट 36 लाख, करंट असेट 70 लाख। ये हो गया, टोटल ले लेंगे इसका तो 1 करोड़ 6 लाख बराबर। अब प्लेज वाला कितना पैसा इसे मिला, लैंड एंड बिल्डिंग का, पर्टिकुलर में लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया 22 लाख। लायबिलिटीज कितने का था इसका, तो 2 लाख रुपया सरप्लस आएगा और ये सरप्लस हमारे इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 करोड़ 6 लाख में 2 लाख ऐड करेंगे तो टोटल ग्रॉस वैल्यू अब तक मेरे पास 1 करोड़ 8 लाख रुपया है। इतना समझ में आया? अब ग्रॉस लायबिलिटी की बात करूंगा तो प्रेफरेंशियल था 20 लाख का, हाँ या नहीं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है क्या, जरा चेक करता हूं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं, देयर इज नो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, है क्या? जहां तक मुझे मालूम है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहीं पे भी दिया नहीं है। ऑन एक्साइज ड्यूटी, यस, यहाँ पे एक देख सकते हो, फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड, एंड एक नोट दिया है, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट कंटीजेंट लायबिलिटी आर सर्टन टू डेवलप एंड दैट असेट्स आर लाइकली टू बी रियलाइज। एक ही बिल डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट का तो भरोसा नहीं है, बट ये जो एक्साइज ड्यूटी है, ड्यूटी टैक्सेस भरना ही पड़ता है। और इधर उसने बोला है कंटीजेंट डेवलप भी हुआ है, तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को तो, सॉरी बिल डिस्काउंट को तो इग्नोर कर सकते हो, बट क्या ड्यूटी या टैक्सेस को इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं। और ये पहला ही प्रेफरेंस रहेगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, टैक्स पहले भरो बाद में कुछ भी करो। इन शॉर्ट ये जो ड्यूटी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल ड्यूटी। तो यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटीज में कितना आने वाला है, प्रेफरेंशियल में 3 लाख रुपए। उसके बाद डिबेंचर्स है क्या अपने पास, देखो जरा, डिबेंचर्स था लेकिन वो तो पे हो गया। उसके बाद आएगा अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, अनसिक्योर्ड में कितना है, 40 और 70, तो अनसिक्योर्ड 40 और 70। और कोई लायबिलिटीज है क्या? नहीं। अब क्योंकि हमने ये लायबिलिटीज ले लिया है, बचा तुम्हारे पास बिल डिस्काउंट। क्वेश्चन में बोला है कंटीजेंट लायबिलिटीज डेवलप हो चुका है, तो इसको तो हमने प्रेफरेंशियल डिमांड दिया, बट इसको प्रेफरेंशियल देंगे क्या? नहीं। इसे क्या ट्रीट करेंगे, अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया, 2 लाख। इन शॉर्ट आपकी टोटल लायबिलिटी थी 20 लाख जो क्लियर हो गया, 3 लाख, 40, 70 और 2, 3 और 2 5 लाख हो गया, 7 और 4 11, 11 और 5 15, मतलब टोटल 15 लाख रुपए देने के अपने को, 1 करोड़ 5 लाख शायद, 7 और 4 11 लाख तो इधर हो गया, 70 है, 1 करोड़ 10 लाख ये हो गया और 5, मतलब 1 करोड़ 15 लाख देना है, बट मेरे पास 1 करोड़ 8 लाख रुपया ही है, हाँ या नहीं? मतलब कोई कॉज इन अरियर है क्या मेरे पास? नहीं है। कहाँ है? 1 करोड़ 8 लाख था, जिसमें से 20 तो मैंने पे कर दिया है, तो मेरे पास बैलेंस अभी भी कितना है, 1 करोड़ 8। प्रेफरेंशियल कितना देने का था, 3, 1 करोड़ 8 लाख में 3 लाख माइनस किया, कितना बचा,
डिबेंचर्स वगैरह कुछ पे करना है क्या? मेरे को नहीं। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज कितना पे करना है भाई? बट मेरे पास है कितना, तो मैं कितना पे कर सकता? एक इनका टोटल ले लो खाली, तो इनका टोटल आ रहा है 1,12,00,000, 1,12,00,000। बट मेरे पास कितना है? 1,05,00,000। तो मैं दे कितना सकता हूँ? 1,05,00,000 ही पे कर सकता हूँ, बराबर है। 1,12,00,000 है, बट आई कैन पे ओनली 1,05,00,000। इसका मतलब मेरा डेफिशिएंसी कितना आने वाला है? 70। अब डेफिशिएंसी इधर दिखाया है, बट आप इसे नील करके 0 दिखाओगे और यहाँ पे आप 1,05,00,000 माइनस करोगे, नील करोगे तो भी चलेगा। तो जितना पैसा आया उतना पैसा गया। अगर आपको याद होगा हम लोग टी फॉर्मेट में ऐसे ही करते थे। समझा या बाउंसर गया? समझा? है वही चीज, प्रेजेंटेशन ऐसा करना है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई कॉजिनरी वगैरह नहीं है ना? ठीक। नेक्स्ट वापस से सेम, क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स और क्रेडिटर्स। सेम स्टेटमेंट बना लिया है। पहले सारे असेट्स रियलाइज करते, मशीन रियलाइज किया है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी रियलाइज किया है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। कोई चीज किसी से प्लेज है क्या? देख लो। डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट किसके बदले में है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसको हम लोग प्लेज बोलेंगे। बाकी किसी को भी प्लेज नहीं बोलेंगे। पहले से कैश मेरे पास 3,000 है, मशीन का 1,80,000 आने वाला है, लीज को लेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट का आने वाला है 12,000, स्टॉक का आने वाला है 6,000, डेटर्स का आने वाला है 1,40,000। टोटल इतना पैसा आ गया 3,41,000। लीज होल्ड का कितना पैसा आया? 2,18,000। बैंक ओवरड्राफ्ट को देना कितना है? 54,000। 54 ही देना ना, तो 2,18,000 में 54 माइनस करेंगे तो सरप्लस आ रहा है तुम्हारे पास 164। वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो अपने पास टोटल ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा 5,05,000 समथिंग समथिंग, बराबर है। अब ग्रॉस लायबिलिटीज की बात करूंगा। 2,18,000 था क्या? और कोई एसेट रियलाइज किया क्या अपन ने? वो कैलकुलेशन किया है, कोई टैक्स कमीशन वगैरह रहेगा इसके लिए। There were a preferential creditors amounting to 3,000 which were not included in creditors of rupees 60,000। ये 60,000 में 3,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड नहीं है। प्रिपेयर स्टेटमेंट। चलिए, सबसे पहला प्लेज वाला कितना था? 54, उसका पेमेंट हो गया। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना था? 3,000। मेरे पास पैसा है क्या? हाँ सर, 5,05,000 है, 3,000 तो उसमें से चले जाएगा, बच गया 5,02,000। फिर डिबेंचर्स है क्या मेरे पास? यस सर, डिबेंचर्स है। कितना? 1,50,000 है मेरे पास पैसा। हाँ सर, माइनस किया 3,52,000 आ गया। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है? 60। और कोई लाइबिलिटीज है क्या? नहीं। 60 भी माइनस किया तो बचा कितना? 2,92,000। उसके बाद कोई इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है क्या? नहीं। तो ये 2,92,000 किसको मिलने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर को। कितने इक्विटी शेयर होल्डर है? 24,000। तो 2,40,000 देने के बाद भी मेरे पास कितना सरप्लस बच जाएगा? तो ये मेरा प्रॉफिट रहेगा। समझ में आया? जो एच वाला लिस्ट है उधर मैं कितना दिखाऊंगा? प्रॉफिट या तो सरप्लस 52,000 कंप्लीटेड विद योर सम। उससे तो बेटर ये खाली जो वर्किंग अपन कैश का बनाते थे ये वही है, खाली अच्छे से प्रेजेंट करना है। समझा सम? पक्का? ये जो 5,59,000 है टोटल असेट कितने का रियलाइज किया उसका अमाउंट है। इधर असेट रियलाइज किया 3,41,000, ये था 2,18,000। तो टोटल असेट कितने का रियलाइज हुआ है? 5,59,000। उसमें से पे कितना कर दिया? 54,000। तो 54 जाएगा तो कितना बचेगा? 5,05,000। तो ये खाली हिसाब मारा है ताकि वो लिक्विडेटर का कमीशन वगैरह अपन निकालते हैं उसके लिए। बट इसमें लिक्विडेटर का कमीशन आएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर लिक्विडेटर ही नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, सिर्फ पैसे का लेन देन। समझा? क्लियर? तो यहाँ पे लिक्विडेशन टॉपिक वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एफए का कुछ नया टॉपिक कंप्लीट करने का स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या? आज की क्लास में इतना ही। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।